नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है वेधशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में दोस्तों लगभग 342 रिक्त पदों पर जो है यहाँ पर भर्ती आई हुई है। इन सब डिटेल्स के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। कहाँ पर क्या कहा गया है, ओबीसी के लिए क्या निर्देश दिया है, ईडब्ल्यूएस के लिए क्या निर्देश दिया गया है और एससी एसटी के लिए क्या निर्देश दिया गया है, कितने पोस्ट हैं, किस तरह से फॉर्म भरना है आपको और एग्ज़ाम किस तरीके से होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इन सब के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, पहले हम देख लेते हैं इसमें पोस्ट कितने हैं और किस तरह के हैं और सीटें कितनी हैं। देखिए यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट ऑफिस और सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स, जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर, जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस, जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विस और जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ। 6 प्रकार के पोस्ट हैं इसमें दोस्तों। और इन 6 प्रकार के पोस्ट में 237 पोस्ट जो है कॉमन कैडर के हैं, ठीक है, और 9 जूनियर और सीनियर असिस्टेंट के हैं। वहीं 66 जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए और यहाँ पर जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विस के लिए 3 हैं, जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ के लिए 18 हैं। इस प्रकार कुल 342 पोस्ट यहाँ पर आई हुई हैं, ठीक है। ये देख लेते हैं दोस्तों। ये देखिए बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यानी कि जो हमारे दिव्यांग भाई जन हैं, बहन हैं, उनके लिए यहाँ पर निर्देश दिया हुआ है कि क्या क्या कैटेगरी के लोग जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। वो इन्हें देख लेंगे। अगर आप इन सब में से आते हैं तो आप इसको देख लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और ज़रूरी चीज़ें जैसे क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आप जूनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप जूनियर असिस्टेंट ऑफिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर आप सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए अप्लाई करते हैं दोस्तों, ठीक है, तो आपके पास ग्रेजुएशन बीकॉम से होना चाहिए। यानी अकाउंट्स का है काम तो आपके पास बीकॉम से जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस क्षेत्र में आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वहीं अगर आप जूनियर अकाउंट्स के बाद जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको एनी ग्रेजुएट, यानी आपका किसी भी सब्जेक्ट से आपके पास ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। इसमें पोस्ट भी ज़्यादा है, रिक्तियाँ ज़्यादा हैं दोस्तों। तो किसी भी सब्जेक्ट से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप जूनियर कॉमन कैडर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव में। वहीं अगर आपने जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास बीकॉम विथ ICAA या MBA 2 साल की डिग्री होती है दोस्तों, वह आपके पास होना अनिवार्य है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग हैं जो केवल यह फॉर्म भरेंगे क्योंकि वो किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन मांगा गया है, यानी जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर। और अगर आप कुछ अलग से पढ़ाई करते हैं, जैसे बीकॉम वगैरह किए हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जूनियर एग्जीक्यूटिव बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग यानी फायर सर्विसेज के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपके पास बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग या बीटेक होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। इन सब डिपार्टमेंट जैसे ऑटोमोबाइल हो गया, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, ठीक है, फायर इंजीनियरिंग हो गया। तो इस तरीके से यह सारे डिग्री आपके पास होना चाहिए अगर आप जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विसेज के लिए अप्लाई करते हैं। वहीं जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ के लिए क्या, देखिए इसमें प्रोफेशनल डिग्री इन लॉ, 3 साल की डिग्री आपकी लॉ में होनी चाहिए। और देखिए 3 ईयर रेगुलर कोर्सेज आफ्टर ग्रेजुएशन और 5 ईयर इंटीग्रेटेड रेगुलर कोर्स आफ्टर 10+2, यानी अगर आपने इंटरमीडिएट के बाद लॉ की डिग्री ली है तो वो 5 साल की डिग्री होती है, ठीक है। यानी अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद अगर डिग्री ली है तो वह 3 साल की लॉ की डिग्री होती है। तो अगर आपने लॉ किया हुआ है तो आप जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं इसमें और क्या चीज़ें कही गई हैं। तो इसमें ओनली पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस विल बी कंसिडर्ड, यानी कि जिसमें केवल एक्सपीरियंस मांगा है केवल उसमें एक्सपीरियंस चल सकता है और किसी चीज़ में नहीं है। तो एक्सपीरियंस हमारा सिर्फ सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स में जो है 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर जो है कि एज लिमिट की बात की गई है कि आपका एज कितना होना चाहिए। अगर आप जूनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका एज जो है मैक्सिमम 30 ईयर होना चाहिए, यानी 30 साल से ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए। 4 सितंबर 2023 को इसकी गणना करने पर 30 साल एज आनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सीनियर असिस्टेंट के लिए भी 30 साल एज है और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए देखिए यहाँ पर
30 साल है, 27 साल दिया हुआ है, ठीक है। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए मैक्सिमम यहाँ पर 27 साल, इससे ज़्यादा आपका एज नहीं होना चाहिए, इससे कम ही होना चाहिए। तो आप इसीलिए पूरी तरीके से आश्वस्त हो जाएंगे कि आपका एज जो है इतना ही है, अगर ज़्यादा है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। आप जिस कैटेगरी से आते हैं आपको उसका एज रिलैक्सेशन मिलता है। जैसे अगर आप SC ST से आते हैं तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। वहीं आकर OBC नॉन क्रीमी लेयर से आते हैं, ठीक है, तो आपको 3 साल का यहाँ पर छूट मिलता है। यानी कि अगर आप नॉन क्रीमी लेयर OBC से आते हैं तो अगर आप 33 साल 32 साल के हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं SC ST से आते हैं तो 35 साल के हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिजिकल हैंडीकैप के लिए देखो दोस्तों, यहाँ पर 10 साल का छूट दिया गया है, ठीक है, 4/9/2023 के अनुसार यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी गई हैं। और देखिए हाँ, ऑनलाइन एग्ज़ाम को लेकर कुछ ज़रूरी चीज़ें। देखिए एग्ज़ाम कब होंगे, फॉर्म का एप्लीकेशन 5 अगस्त से फॉर्म जो है भरे जा रहे हैं, ठीक है। लास्ट डेट इसका 4 सितंबर है, 4 सितंबर को इसका लास्ट डेट है। लगभग 1 महीने का समय आपके पास है। सैलरी देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छी सैलरी है। अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो सैलरी अच्छी खासी सैलरी मिलती है आपको। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ मेंशन किया गया है। देखिए जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए देखिए यहाँ पर 40,000 से लेकर 1,40,000 तक सैलरी है। वहीं सीनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 36,000 से लेकर 1,10,000 तक सैलरी है। और जूनियर असिस्टेंट ग्रुप C के लिए देखिए यहाँ पर 31,000 से लेकर 92,000 तक सैलरी है। यहाँ पर ग्रुप है ग्रुप B ग्रुप C, 2 ग्रुप की भर्ती है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे अच्छी सैलरी यहाँ पर जूनियर एग्जीक्यूटिव की है, 40,000 से लेकर 1,40,000 तक। तो सैलरी अच्छी है दोस्तों, ठीक है। प्रमोशन भी होता है और सैलरी इंक्रीमेंट भी हर वर्ष यहाँ पर होता है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। CTCA पर इनाम इतना, ये तो जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो सारी चीज़ें आप समझ जाएंगे। हाँ, एक यह इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया गया है, आपके लिए यह जानना बेहद आवश्यक है कि अगर आप OBC से हैं और नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं तो आप जो सर्टिफिकेट लगाएंगे, जो सर्टिफिकेट आपको लगाना है वह कब तक का होना चाहिए। तो देखिए वह फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का होना चाहिए, 2022-23 का नहीं, 2023-24 का फाइनेंशियल ईयर का जो है आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। यह बात आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो 2023-24 फाइनेंशियल ईयर का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, 3 साल के लिए वैलिड होता है दोस्तों। तो आप अगर आपके पास नहीं है तो आप इसके लिए अप्लाई कर दीजिए, और अभी अप्लाई कर देंगे तो यह जो है मान्य हो जाएगा। EWS का जो सर्टिफिकेट होता है दोस्तों वो 1 साल के लिए मान्य होता है। इससे पहले भी मैंने अगले वीडियो में अपने बताया था, जिससे पहले वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने बताया था कि EWS का जो सर्टिफिकेट होता है वह 1 वर्ष के लिए मान्य होता है, ठीक है। तो 2023-24 के लिए फाइनेंशियल ईयर के लिए भी जो मान्य होगा वही सर्टिफिकेट आप लगाएंगे, अन्यथा और कोई सर्टिफिकेट नहीं लगाएंगे जो एक्सपायर हो गया हो, ठीक है। तो 1 अप्रैल के बाद, यानी 1 अप्रैल के बाद से जो सर्टिफिकेट अप्लाई हुए हैं या आवेदन हुए या जारी हुए हैं दोस्तों, वही सर्टिफिकेट यहाँ पर मान्य किए जाएंगे, ठीक है। आप सुनिश्चित कर लेंगे कि 1 अप्रैल 2023 के बाद का ही आपका सर्टिफिकेट हो, उससे पहले का नहीं होना चाहिए। देखिए इससे पहले आपका इशू होना चाहिए 4 सितंबर 2023 से पहले इशू होना चाहिए। इसमें अभी बातें दर्शाई गई हैं। 1 अप्रैल के बाद 4 सितंबर से पहले का यहाँ पर आपके पास सर्टिफिकेट अप्लाई होना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें होगी, जो जरूरी चीज़ें थी वह मैंने आपको बता दी। तो और क्या है देख लें, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। देखिए आपका सिलेक्शन किस प्रकार से होगा, ठीक है। तो यह जानना हमें बेहद आवश्यक है कि हमारा सिलेक्शन किस प्रकार से होता है। तो पहले देखिए हमारा यहाँ पर ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, यहाँ पर दिया गया है ऑनलाइन एग्ज़ाम, ठीक है। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा हमारा, आप फॉर्म भरेंगे, एडमिट कार्ड जारी होगा दोस्तों, और उसके बाद आपको बुलाया जाएगा ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए। हाँ, लेकिन आपको इसकी वेबसाइट पर ही जाकर यह सारी चीज़ें करनी है, अदर कहीं किसी वेबसाइट से नहीं। आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ही चेक करते रहना है और अपना ईमेल चेक करते रहना है ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। देयर विल बी नो एनी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, यानी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। यह आपके लिए थोड़ा सा प्लस पॉइंट या थोड़ा सा अच्छा होता है, यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम है। देखिए ज़रूरी चीज़ें हैं जो वही बात करेंगे और बाकी चीज़ें नहीं बात करेंगे।
देखिए फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट, ठीक है, एंड सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिस और अकाउंट्स के लिए ऑनलाइन एग्जाम विल बी फॉलोड बाय द एप्लीकेशन वेरिफिकेशन एंड कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट इन एमएस ऑफिस। यानी अगर आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम हो जाता है, ठीक है, आप उसमें क्वालिफाइड हो जाते हैं, तो आपको कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट एमएस ऑफिस में देना पड़ता है। यानी एमएस ऑफिस में आपको कोई प्रोजेक्ट दे देते हैं, वही आपको एमएस ऑफिस में करना होता है, ठीक है। देखिए ओनली दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाई द कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट विल बी कंसिडर एलिजिबल फॉर सिलेक्शन। अगर आप इसमें भी क्वालिफाई हो जाते हैं तो आप सिलेक्शन के लिए जो है आपको रख लिया जाता है, मेरिट में आपका नाम डाल दिया जाता है, ठीक है। जिस हिसाब से मेरिट बनती है आपका नाम उसमें आ जाएगा। वहीं अगर आप जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है दोस्तों, जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई किया है, फायर सर्विसेज के लिए अप्लाई किया है, तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा आपके पास कौशल होना अनिवार्य है। देखिए इसमें क्या क्या है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे, ठीक है, एप्लीकेशन वेरिफिकेशन, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, ठीक है, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट जैसे कि रनिंग, कैजुअलिटी कैरिंग, पोल क्लाइंबिंग, ठीक है, लेदर क्लाइंबिंग, रोप क्लाइंबिंग, ड्राइविंग टेस्ट, इस तरीके के टेस्ट होंगे आपके पास। रस्सी पर आपको चढ़ने को कह दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको दौड़ाया जाएगा, ड्राइविंग टेस्ट होगा, व्हीकल दे दिया जाएगा, उसको चलाने के लिए कहा जाएगा। इस तरीके के टेस्ट होंगे आपके अगर आप फायर सर्विस के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विसेज शैल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वैलिड परमानेंट लाइट व्हीकल लाइसेंस, ठीक है। तो आपके पास लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना अनिवार्य है वो दोस्तों, वह भी परमानेंट। लाइसेंस वगैरह जो उस पर होता है, लर्निंग वगैरह होता है, वह यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। देखिए यहाँ सीधे लिखा है कि लर्निंग लाइसेंस विल नॉट बी एक्सेप्टेड, ठीक है। तो लर्निंग नहीं होना चाहिए, आपके पास प्रॉपर जो है आईडी कार्ड होनी चाहिए लाइसेंस की, है ना। तो ऑन सिलेक्शन कैंडिडेट मस्ट एक्वायर हैवी व्हीकल लाइट ड्राइविंग लाइसेंस विद इन 2 ईयर। अगर आपका जो है सिलेक्शन हो जाता है तो उसके अंदर का आपको 2 साल का समय दिया जाता है, जिसमें आपको अपना हैवी लाइसेंस बनवाना अनिवार्य हो जाता है, ठीक है। तो आप अपना हैवी लाइसेंस बनवा लेंगे जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और अगर नहीं है तो उससे पहले भी आप हैवी लाइसेंस बनवा सकते हैं और उसमें आप चला करके उसको सीख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपको चलाने नहीं आता है तो वहाँ पर आपको फेल कर दिया जाएगा, ठीक है, आपको सिलेक्ट नहीं किया जाता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों, सर्टिफिकेट को लेकर बातें कही गई हैं कि अगर आप का सिलेक्शन होता है, बुलाया जाता है, तो आप जो सर्टिफिकेट लगाएंगे वो पूरा ओरिजिनल और अच्छे तरीके से होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का फ्रॉड वगैरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। और एक सेट आपके पास सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज होनी चाहिए, जितने भी सर्टिफिकेट आपके हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, जो भी कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह होते हैं, और निवास, जाति, आय, जो भी होता है, वो सारी चीज़ें आपके पास फ़ोटो कॉपीज़ के रूप में होनी चाहिए और सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए 1 सेट, ठीक है। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और देखिए डाउट और ही सी नॉट एबल टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट और देयर मिस्टेक, इस तरीके से मिसमैच इन द डॉक्यूमेंट्स हिज आर कैंड विल बी रिजेक्टेड। यानी कि अगर आपने किसी प्रकार का कुछ भी ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया है और आपके सर्टिफिकेट्स वो मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, ऑनलाइन तरीके से आपने कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है और आप जो डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं उसमें अगर मैच नहीं कर रहा है तो आपको जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। इन सब के करने के बाद आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी देना अनिवार्य होगा, ठीक है। तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आपको देना अनिवार्य होगा कि मैंने जो डॉक्यूमेंट लगाए हैं वह पूर्ण रूप से सही हैं, ठीक है। देखिए द कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विसेज, तो जो जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विसेज के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है, उनके लिए ये सारी चीज़ें ध्यान देनी आवश्यक है दोस्तों कि उनको 3 साल के लिए जो है ट्रेनिंग पर रखा जाएगा, 3 साल के लिए ट्रेनिंग पर रखा जाएगा और 5 लाख रुपए उसे जो है बॉन्ड के तौर पर मिलेंगे, 5 लाख रुपए मिलेगा और 3 साल के लिए जो है वो यहाँ पर ट्रेनिंग उनको दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद उन्हें परमानेंट कर लिया जाएगा। तो 3 साल की आपको ट्रेनिंग होगी और 5 लाख रुपए आपको दिए जाएंगे उस दौरान। तो एक्शन अगेंस्ट मिसकंडक्ट, चलिए हाउ टू अप्लाई देख लेते हैं, कैसे अप्लाई करना है, आपको कहाँ पर अप्लाई करना है। तो आपको सीधे AAI एरो की वेबसाइट पर जाना है, ठीक है, और कहीं से अप्लाई नहीं करना है। और वहाँ पर आपको कैरियर का ऑप्शन चूज करना है और कैरियर का ऑप्शन चूज करके आपको वहाँ पर दिखाएगा, वैकेंसी नेम से दिखाएगा कि इस वैकेंसी का नेम वहाँ पर आ जाएगा, उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको वहाँ पर
अप्लाई करना है, ठीक है। आपको सारी चीज़ें, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपने दिया है वो एक्टिव होना चाहिए। देखिए यहाँ पर सीधे लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा दूँ, एक्टिव होना चाहिए। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों आपका एक्टिव होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो और जब तब तक इसे चेंज नहीं करना है जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। अगर आपने इसका एप्लीकेशन दे दिया है, अप्लाई कर दिया है, और आपने बीच में क्या किया, अपना ईमेल आईडी वगैरह चेंज कर दिया, उसको बंद कर दिया, तो यह आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए यह जो है खतरनाक साबित हो सकता है। आपके लिए जो भी इन्फॉर्मेशन होगा वो आपको नहीं मिल पाएगा। कहने का मतलब यही है दोस्तों, ठीक है। आपके पास फोटोग्राफ अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन हो जाए, ठीक है, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन हो चाहिए, और हैंड रिटन जो है डिक्लेरेशन आपके पास होना अनिवार्य है। वो सारी चीज़ें कैसे होंगी, कहाँ से देनी, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, फोटोग्राफ आपके पास 4.5 सेंटीमीटर गुणे 3.5 सेंटीमीटर इस साइज का आपके पास फोटोग्राफ होना चाहिए, ठीक है। हर जगह 6 महीने से पुराना नहीं मांगता है, यहाँ पर 3 महीने से पुराना आपको नहीं देना है, यानी 3 महीने के अंदर का ही आपको फोटोग्राफ लगाना है। आप लेटेस्ट फोटोग्राफ लेकर के आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, पासपोर्ट स्टाइल कलर फ़ोटो, ठीक है, रिसेंट का, मेक श्योर दैट द पिक्चर इन कलर, यानी कि कलरफुल लगाना है आपको, सादे वगैरह नहीं लगाना है, वाइट बैकग्राउंड पर लगाना है। ये बात का आप ध्यान रखेंगे, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और कलरफुल फ़ोटो होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद डायमेंशन इसका यहाँ पर दिया हुआ है कि 200 से गुणे 230 पिक्सल का होना चाहिए, और केबी 20 केबी से 50 केबी के बीच नहीं होना चाहिए, वरना अपलोड होने में प्रॉब्लम होगा, अपलोड नहीं होगा, ठीक है। स्कैन इमेज इज़ नॉट देन 50 केबी, यानी इंश्योर दैट द साइज ऑफ स्कैन इमेज इन 50 केबी का नहीं होना चाहिए, 20 से लेकर 50 केबी का होना चाहिए, और भी स्कैन होना चाहिए। सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ठीक है। तो जो सिग्नेचर होगा दोस्तों, वह आपका काले पेन से आपका सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है। वाइट पेपर पर ब्लैक पेन से सिग्नेचर होना चाहिए। डायमेंशन 140 से गुणे 160 पिक्सल होना चाहिए, 10 से 20 केबी के बीच होना चाहिए, ठीक है। और यह आपका जो है सिग्नेचर हो जाएगा। वहीं उसके बाद आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन देना है, यानी लेफ्ट थंब देना है आपको, तो 20 से 50 केबी के बीच होना चाहिए लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है। और यह भी देखिए, वाइट पेपर विद ब्लैक और ब्लू इंक, ठीक है, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन ऑन अ वाइट पेपर विथ ब्लैक और ब्लू इंक, यानी कि वाइट पेपर पर होना चाहिए और ब्लैक या ब्लू इंक से होना चाहिए लेफ्ट थंब इम्प्रेशन। वहीं यहाँ पर इसका डायमेंशन और साइज़ दिया गया है, देख सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन फॉर्म अप्लाई करना है। तो ब्लैक पेन से आपको डिक्लेरेशन फॉर्म भर लिखना है, हाथ से लिखना है, फिर उसको स्कैन करना है, फिर उसके बाद उसको अपलोड करना है। और उसका भी साइज़ यहाँ पर दिया गया है कि 10 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए, और 50 से 100 केबी के बीच होना चाहिए, इससे ज़्यादा आपका साइज़ नहीं होना चाहिए। तो डिक्लेरेशन फॉर्म वाइट पेपर पर ब्लैक पेन से लिखना है, ये दिया गया है। देखिए, डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ दिया हो गया, मैं दिखा दे रहा हूँ। देखिए, ये जो है डिक्लेरेशन है, ये डिक्लेरेशन है। आई अपना नाम लिखना है, यहाँ जो स्पेस दिया गया है यहाँ पर अपना नाम लिखना है, ठीक है, यहाँ पर अपना नाम लिखना है। हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ठीक है, करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है। तो मैंने जो भी अपना डॉक्यूमेंट लगाया हुआ है वो जब भी रिक्वायर होगा मैं उसको लगा दे दूंगा, ठीक। इस तरीके से इसमें डिक्लेरेशन दिया है, और सब जो भी इन्फॉर्मेशन दिया हूँ वह वैलिड है, ट्रू है, सही है। तो यहाँ तक आपको लिखना है, ये 2 लाइन आपको लिखना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको ये 2 लाइन लिखना है। वाइट पेपर पर ब्लैक पेन से लिख करके स्कैन करना है, और उसका डायमेंशन सेट करना है इतना, और 50 से 100 के बीच होना चाहिए, वो आपको अपलोड कर देना है। एप्लीकेशन फ़ी एंड मोड इमिटेंस, देखिए फ़ीस के बारे में कहा गया है, तो 1000 आपका यहाँ पर फ़ीस लगेगा, ठीक है, 1000 फ़ीस है सभी के लिए। तो इसके लिए आप इंश्योर हो जाएंगे कि जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कैटेगरीज को लेकर, ईमेल आईडी, फर्नीचर, जो ऊपर बताया वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी दी गई हैं। तो देखिए दोस्तों, यह रहा इन्फॉर्मेशन, फुल डिटेल्स के साथ मैंने आपको एक्सप्लेन किया। उससे पहले दोस्तों कि हमारा एक छोटा सा प्रयास होता है, आपकी जो सफलता है उसमें जो आप संघर्ष कर रहे हैं, कि आप सफल होने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उसमें मेरा एक छोटा सा प्रयास होता है कि उसको सरल बनाना। जो भी इन्फॉर्मेशन आता है, भर्ती से रिलेटेड जो भी वैकेंसियाँ आती हैं, उसमें हम आपको चाहते हैं कि आप अच्छे से उसको समझ लें और उसको फॉर्म अप्लाई करते समय कोई गलती ना हो, ताकि आप फॉर्म अप्लाई कर देते हैं और तैयारी में लग जाते हैं, बाद में पता चलता है कि गलतियाँ
हो जाते हैं, जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो इन सब को दूर करने के लिए हम प्रयास करते हैं छोटा सा। तो इसके लिए हम कुछ नहीं चाहते, बस इतना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और कुछ नहीं। ठीक है, तो इसका सिलेबस के बारे में भी आपसे हम चर्चा करेंगे, लेकिन अपने नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया है। तो देख लीजिए, अगर समझ में आएगा दोबारा इस वीडियो को देख लेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए, धन्यवाद।